हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और यह टॉपिक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से निश्चित ही इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. Students, रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में जानने से पहले या इसके संदर्भ में चर्चा करने से पहले भारत में 1600 ईस्वी में आई ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में डिस्कस करना समीचीन होगा। रेगुलेटिंग एक्ट को जानने से पहले ये आवश्यक है। तो भारत में 1600 ईस्वी में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे, या ये कहें कि वो विस्तृत अधिकार लेकर आए। कंपनी जिसका कार्य सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित था उस समय, 1765 में एक घटना घटती है और वो ये है कि 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार भी कंपनी प्राप्त कर लेती है और इसके तहत भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो जाती है तथा ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तरोत्तर शक्तिशाली बनती चली जाती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया, प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया, सारी कमान अपने हाथों में ले ली और यह क्रम 15 अगस्त 1947 तक चलता रहा जब तक कि भारत स्वतंत्र नहीं हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि 1858 का सिपाही विद्रोह क्या है, तो इन नटशेल आपको बता दूँ चूँकि इसका रेफरेंस आया है। तो सिपाही विद्रोह 1857 के स्वतंत्रता प्राप्ति के संदर्भ में किया गया एक विद्रोह था। चूँकि भारतवर्ष 1857 में अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में आ चुका था और स्वतंत्रता के लिए भारतवासी निरंतर आग्रह कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। सिपाही विद्रोह हालांकि एक व्यापक आंदोलन था, लेकिन अंततः ये असफल रहा तथा 1858 आते आते इसका जो पाठ्यक्रम था वह समाप्त हो गया। यह मेरठ से शुरू हुआ तथा दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में फैलने लगा। यहाँ पर मैं बात कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में स्वतंत्रता मिलने तक जारी रहा और स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस की गई। 1934 में एम.एन. राय ने इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। वे प्रजातंत्रवाद के समर्थक थे, अतः 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक जो विशेषताएं हैं वो ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई हैं, इन घटनाओं ने और विशेषताओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा है और इन्हीं में से एक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्राप्त हुई। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम के द्वारा यदि 1773 के अधिनियम की कुछ विशेषताओं के संबंध में डिस्कस करें कि रेगुलेटिंग एक्ट की क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उल्लेखनीय है कि यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1773 के एक्ट द्वारा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बनाए गए। 1773 के एक्ट द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यह स्थापना 1774 में की गई, जिसका क्षेत्र बंगाल के अतिरिक्त बिहार तथा उड़ीसा था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को या व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर यह समाए 1873 के अधिनियम के अंतर्गत अन्य ब्रिटिश प्रजाजनों को भी व्यापार करने का अधिकार दिया गया। इसके तहत
एक और कैरेक्टरिस्टिक ध्यान देने योग्य है कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी थे, इनके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त कर दिया गया, या ये कहें कि सीमाएं और अधिक बढ़ा दी गई। संवैधानिक विकास की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताओं को जानने के पश्चात इसके कुछ अन्य संदर्भों पर यदि हम डिस्कस करें या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करें तो इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ये हैं कि कंपनी के व्यापार एकाधिकार को जब समाप्त किया गया तथा 1813 के अधिनियम द्वारा अन्य ब्रिटिश प्रजाजनों को व्यापार करने का अधिकार दिया गया, तो इसमें एक और चेंज आया और वो ये था कि 1813 के एक्ट से ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिली तथा इसी एक्ट के माध्यम से शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के संदर्भ में भी ये जानना आवश्यक है। व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों का अलगाव 1833 के अधिनियम से किया गया तथा इस अधिनियम के उपरांत कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर ब्रिटिश प्रजाजनों को दिया गया। अब कंपनी का अधिकार केवल राजनीतिक कार्यों को संचालन करना था, या ये कहें कि राजनीतिक कार्यों के संबंध में ही जो कंपनी थी उसको अधिकार प्राप्त थे। 1773 का जो एक्ट था वह भी प्रभावशाली था, लेकिन लेटर ऑन जो अधिनियम आए उनकी भी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण रही। सरकारी नौकरियों में भेदभाव समाप्त करने का प्रयास 1833 के अधिनियम के द्वारा किया गया। गवर्नर जनरल को कानूनी मामलों पर वीटो का अधिकार 1861 के अधिनियम से प्राप्त हुआ, यानी 1867 के अधिनियम के द्वारा ये अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 के अधिनियम से प्राप्त हुआ तथा 1861 में ही जो अधिनियम लाया गया उसके द्वारा भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। 1861 के अधिनियम के द्वारा पहली बार विभागीय एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई। व्यवस्थापिका के सदस्यों को सर्वप्रथम प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ तथा वित्तीय मामलों पर बहस का अधिकार सर्वप्रथम 1892 के अधिनियम से दिया गया। 1892 यानी 1892 के अधिनियम की ये भी विशेषता थी कि इसमें वित्तीय मामलों पर बहस का अधिकार अस्तित्व में आया, या ये कहें कि 1892 के अधिनियम के द्वारा वित्तीय मामलों पर बहस का अधिकार प्राप्त हुआ। संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत भी 1892 के अधिनियम के द्वारा मानी जाती है। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जामिनेशंस की दृष्टि से याद रखने योग्य हैं कि 1773 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। 1833 यानी 1833 में बंगाल के अंतिम तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। 1858 में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे तथा 1947 में भारत के अंतिम गवर्नर, या ये कहें कि भारत के अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे तथा 1947 में ही स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की दृष्टि से तथा रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में जानने की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की दृष्टि से भी अनिवार्य है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज टेक केयर ऑफ